वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के संवेदवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमने ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपको एक अपडेट देने के लिए कर रहे हैं। एक नई सीरीज़ जो थी हमारे माध्यम से शुरू की गई थी, हल्का सा चेंज किया गया था। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक एनी रिस्क। देखिए, सुबह से शाम तक हम आपको अच्छी चीज़ें खिलाना चाह रहे हैं। कोशिश क्या है, खाने को ही, फूड को ही बिगेस्ट मेडिसिन बना दें। हमारी दादी नानी जितने अच्छे नुस्खों का इस्तेमाल करती थी, इसमें कोई बहुत बड़ी आयुर्वेदिक की साइंस नहीं है। पहले जो घरों के अंदर ही हल्दी, कलौंजी, काली मिर्च जिनका इस्तेमाल करके हम रोगों से बच जाते थे, वो साइंस कहीं ना कहीं हम गंवाते जा रहे हैं और उसको वापस लाने में वाक्षी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब इसके अंदर मामला जो है वो थोड़ा सा गंभीर होता है। वो कैसे गंभीर होता है उसको हल्का सा समझिए। आज से 50 साल पहले अगर हमारे घर में किसी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो जाए और उसकी दादी बोलती थी, अरे भाई इसको हल्दी का दूध पिला दो या हल्दी का काढ़ा पिला दो, तो पहली बात तो दादी को उसकी पूरी जानकारी होती थी, कितनी मात्रा में हल्दी डालनी है, कैसे इनको पिलाना है, ये सब कुछ रहता था एग्जाम्पल के तौर पे। और फिर अगर उसको पीने के बाद में किसी को कोई दिक्कत भी हो जाती थी तो घर वाले ये नहीं कहते थे, ये नहीं सोचते थे अरे ये क्या पिला दिया। बात नहीं समझ के उसको समझते थे कि ठीक है, एक तो अभ्यास रहता था, जानकारी रहती थी। दूसरी बात को ये नहीं सोचता था अरे भाई ये क्या पिला दिया तो पिलाएंगे ही नहीं, आज के बाद में इसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता था। आज जिस मॉडर्न समाज में, मॉडर्न भारत के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे इन दोनों चीज़ों की कमी है। पहले तो दादी नहीं है, दादी घर के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, दादी दादा नहीं है ज्ञान देने वाले, थोड़ी सी जनरेशन का टच है। माता पिता जो है जिस जनरेशन के हैं उनके पास ये जानकारी नहीं है कि अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई, तो सीतोपलादी को शहद के साथ में कैसे देना है। प्योर सीतोपलादी शहद नहीं मिल रहा, मिल जाए तो कैसे देना है, इसका अभाव है। अमृत धारा जो पहले घर घर के अंदर रहती थी वो अब हटनी शुरू हो गई, लोगों को पता ही नहीं अमृत धारा क्या है। हल्दी का काढ़ा जो पीते थे वो हमारे घरों से हट गया, कैसे बनता है इसकी जानकारी नहीं। अब इसके ऊपर ट्राई कौन करे, क्योंकि जो बताने वाले हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को खुद इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। यानी कि हमारे पास बचा क्या, बच्चे को अगर खांसी जुकाम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल एक खांसी जुकाम का, जबकि यही चीज़ जो है कैंसर तक जाती है। हमारे बच्चे को अगर खांसी जुकाम हो गया तो हम करेंगे क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, क्योंकि घर में दादी है नहीं। माता पिता अगर हैं तो उनको भी जानकारी नहीं, क्योंकि उनकी जनरेशन में उन्होंने अपने माता पिता से ही समझने की कोशिश नहीं करी। हमारे से पिछली जनरेशन के अंदर ये सारा मॉडर्निज्म आ चुका था, जिसमें अरे क्या रखा है, ये घास फूस में छोड़ो, मॉडर्न एलोपैथिक दवाइयाँ लो। उनकी जनरेशन बच गई थी क्योंकि ये मॉडर्निज्म उसी वक्त आया था। अब हमारे लिए भयंकर रोग का कारण बन रहा है। अब एंटीबायोटिक्स ही रेजिस्टेंस शो करनी शुरू कर रही हैं। हमारे पास विकल्प नहीं बचे, हमें जाना तो है हल्दी की तरफ, हल्दी के काढ़े की तरफ, लेकिन बनेगा कैसे, इसकी जानकारी का अभाव है। तो जहाँ से जो कुछ सुनते हैं अप्लाई करते हैं, अब अप्लाई करेंगे तो दिक्कत आएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, कोरोना हुआ, सारी मेडिसिन फेल हो गई। कोरोना हुआ, सारी एलोपैथिक मेडिसिन फेल हो गई। अब बंदे परेशान, भैया क्या करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन तो फेल हो गई। लपेटे में कौन आए, लपेटों में वो आए जिनका श्वास का तंत्र कमज़ोर था, जो वृद्धजन थे, आप समझे, जो जिनका हृदय कहीं कमज़ोर है या जो स्ट्रेस के कारण वो ज़्यादा लपेटे में आए, जिनकी इम्यूनिटी, बाद में डॉक्टर ने बोला इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो हुई क्यों वो इम्यूनिटी कमज़ोर हो, वो सब कुछ क्योंकि खाना पीना ख़राब था। लेकिन कोरोना होने के बाद में वो मदद नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो कल को, आज के समय में अगर हमारे बच्चे को खांसी ज़ुकाम होगा तो हम क्या करेंगे। दादी नानी घर में है नहीं, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो कफ सिरप देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, सब कुछ देंगे, जिससे मेरे बच्चे की इम्यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर होगी। अब घर में जो माता पिता हैं या जो हमें नॉलेज नहीं है कि घर में जो औषधियाँ उनका इस्तेमाल कैसे करें। और सबसे बड़ी अजब की बात कि हमारे देश में आयुर्वेदा वो बच्चे ले रहे हैं जो क्लास के अंदर सबसे पीछे रहते थे। आज भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो समझदार बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, जिनका पढ़ने में मन है, जो रिसर्च कर सकते हैं, वो क्या ले रहे हैं, वो आयुर्वेदा थोड़ी ले रहे हैं। वो तो मेडिकल की पढ़ाई ले रहे हैं, ऊपर से MBBS ले रहे हैं, MD कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की वेस्टर्न मेडिसिन जो वो पढ़ रहे हैं। हमारे आयुर्वेदा को पढ़ने के लिए वो लोग हैं जो या तो हमारे जैसे हों, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ाई करी हो, इधर से ग्रेजुएशन BCom कर लिया, कुछ कर लिया, वो अपनी तरफ से दादी नानी के नुस्खे बता रहे हैं। हम कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, वो अपने तर्क के हिसाब से काम कर रहे हैं और डिस्क्लेमर डालना पड़ रहा है उनको वीडियो के आगे।
और जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, जितने भी अब इस वक्त आयुर्वेद तथाकथित आयुर्वेद के आचार्य आ रहे हैं, वो सब उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जो आयुर्वेदिक की थोड़ी बहुत पुस्तक है उससे जानकारी मिल गई वो बता रही हैं, नई रिसर्च हो नहीं रही आयुर्वेद में। ये हमारे देश के अंदर रोगी बनाने का जो सिस्टम बन रहा है, ये सबसे बड़ी इसकी जड़ है। आज की इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपने घर के अंदर अगर अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है तो अपनी तार्किक बुद्धि को हमें सशक्त करना होगा। इस देश को बचाने के लिए जो इस वक्त सरकार थोड़ा सा रोल में आई है, ईश्वर का आशीर्वाद है, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है और बहुत जल्दी आपको ये सरकारी तंत्र के अंदर भी चेंजेस मिलेंगे, जिसमें आयुर्वेद के अंदर अच्छी रिसर्च होनी शुरू होगी और नई नई चीज़ों के बारे में हमें पता चलने लग जाएगा। और मैं ऐसे उज्ज्वल भारत का सपना भी देखता हूँ जिसमें आज से 5-7 साल के बाद में जितने ये मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इंटर्न्स बच्चे, मैं उस दिन का मैं सपना देख रहा हूँ जिस दिन हमारे देश के अंदर स्कूल कॉलेजेस में निकलने वाले टॉपर्स आयुर्वेद को लेंगे और आयुर्वेद पर रिसर्च करेंगे और इन औषधियों से, क्योंकि असली तो वनस्पतियां हैं जिनमें औषधियां हैं, ये तो मेडिसिन घुमा दिया हमने मामले को, उसके ऊपर रिसर्च करके हमारे घरों तक पहुंचाएंगे। देखो भैया ये वो चीज़ है, ये वो औषधि है जिसका इस्तेमाल इस मात्रा में किया जाए तो अच्छा है। अभी तक जो हमारे पास ज्ञान है वो तार्किक ज्ञान है, चाहे हम दे दें चाहे कोई और दे दें, तो वो तार्किक ज्ञान के आधार पर जो है ये चीज़ें चल रही हैं। अब इस वीडियो के मूल कारण के ऊपर मैं आता हूँ जिसमें इसका टॉपिक है कि द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू टेक रिस्क। अगर ऐसा 5-10 साल बाद हो जाता है और सरकारी तंत्र में ये चीज़ आ जाती है तो हमारे देश के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव बन जाएगी, जिसमें पूरी दुनिया को हम बताएंगे जितनी गोलियां तुमने हमें पिछले 100 साल में खिलाई है ये कोई बहुत अच्छा और समझदारी का मामला नहीं था। हमारे देश में संजीवनी बूटी खाकर भी लक्ष्मण जी जिंदा हुए थे वापस। उस ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए जितना यथाशक्ति जितने प्रयत्न कर सकें ऐसे हम करने की जिस दिन कोशिश कर लेंगे हमारा देश बाहर आ जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक क्या करें? बच्चों को सर्दी जुकाम हो तो लेके डॉक्टर के पास ही भागते रहें, सर पिला दो, जो भी पिलाना है खिला दो खिला दो। अब मैं आपको इसके बाद में 3 एग्जाम्पल देता हूँ जो पिछले 8-10 दिन में हुए हैं। इससे सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है, परेशान हर व्यक्ति है, कौन कैसे परेशान है उसको समझने की कोशिश करनी है और उसके हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अभी के सिनेरियो में ऐसा कुछ अगर अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ तो मैं बताऊँगा, जो मेरी तर्क शक्ति आपको बताने में मदद करेगी। मेरे एक मित्र हैं जिनके बच्चे की अभी उम्र है 2.5 साल। आज से 2.5 हफ्ते पहले उस बच्चे को खांसी ज़ुकाम हुआ। उनके माता पिता ने नॉर्मल माता पिता की तरह, वो मेरे से आते हैं मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक में कोई विश्वास नहीं रखते, करते अपने मन की है, खाना पीना सब कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा चलता है और उसकी कहीं ना कहीं वो समझ भी रहे हैं और बेचारे भुगत भी रहे हैं कि सबकी हालत जो है वो शारीरिक रूप से ख़राब है। बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, क्या हुआ? केवल खांसी ज़ुकाम होने के बाद में बच्चे को लेके कहाँ भागे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें रेकमेंड करी? कफ सिरप रेकमेंड किया, एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी अच्छी खासी, और साथ में जो भी आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो सारी मेडिसिन जो है वो शुरू कर दी उनके लिए, बच्चे के लिए एंटी एलर्जिक भी शुरू कर दी। 5 दिन 4-5 दिन तक 6 दिन तक बुखार भी है, खांसी भी है, ज़ुकाम भी है, बुखार उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 13वें दिन उस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। मामला क्या है? वायरल का, और कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक, वायरल ही चल रहा है। बच्चे का बुखार नहीं उतर कर दे रहा, बुखार चढ़ता है उतरता है, खांसी है ज़ुकाम है, चल ही रहा है 13 दिन तक। और हमने अभी वीडियो बनाई थी पिछले कुछ दिन पहले, 1.5 साल की बच्ची है, मात्र 3 दिन के अंदर बिना दवाई दिए रिकवर करके वापस लेकर आए। खांसी ज़ुकाम बुखार कितना 102 डिग्री तक पहुंचा, वापस निकाल लाए बिना दवाइयों के। तो कहीं ना कहीं भाई ये सोचने की बात है कि इस तरह का तंत्र, अब ये देखिए आप समझ रहे हैं, एक तरफ क्या है, मेडिसिन्स भरपूर चल रही है, उससे उस बच्चे की इम्यूनिटी हमने इतनी कमज़ोर कर दी है इस वक्त, मेडिसिन्स खिलाकर, गलत खाना खिलाकर, गलत प्रक्रिया करके, कि उस बच्चे को 2-2.5 साल का बच्चा है, अगले साल तक बच्चे को वापस रिकवर करना मुश्किल है। अब वो मुझे रात को फ़ोन करे, भैया तुम भी कुछ बता दो। वी कैन नॉट हेल्प, हम कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा काम रोग ना होने देना है, और रोग हो जाए तो कैसे आराम से बच्चे की इम्यूनिटी इतनी बिल्ड कर दें कि वो खुद उससे लड़कर वापस आ जाए। हमारा काम तो ये है। 13 दिन के बाद में अगर बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने की आफत पड़ जाए, उस समय पे आप सोचें कि मुझे कोई खाना खिला दो, कोई हल्दी का काढ़ा पिला दो, कुछ भी कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रिस्क तो उस दिशा में भी है। अब आते हैं दूसरी दिशा की तरफ। दूसरी दिशा में मेरा जो छोटा भाई है वो जर्मनी में है, उनके बच्चे को वहाँ पे वायरल हुआ।
जब वायरल हुआ तो 101 102 डिग्री पे वो ऑर्गेनिक की सलाह सब कुछ लेता है और अपनी तरफ से घर के अंदर ही कोशिश करता है और कहीं ना कहीं हमारे तर्क से बहुत हद तक सहमत भी होता है। तो उनको बताया गया, उसने फ़ोन किया कि बच्चे को 101 102 डिग्री तक बुखार जा रहा है, तो हमने उसको एज़ पर आर पॉलिसी हमने रिकमेंड किया कि 101 डिग्री तक है तो कोई बात नहीं, 101 डिग्री से ऊपर जाता है तो आप पैरासीटामोल दीजिए। रात को बच्चा सो रहा था, शायद 101 से 102 डिग्री पे गया होगा और बच्चा थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। जाहिर सी बात है, बच्चा अनकॉन्शियस है, बेहोश थोड़ा होगा, कई बार बुखार ज़्यादा हो जाता है तो माँ बाप घबरा जाते हैं, तुरंत वो उसको लेकर हॉस्पिटल गए। जब वो हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ के डॉक्टर्स की समझदारी देखिए। उन डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं किया, थोड़ी पैरासीटामोल दी बच्चे को और कहा आप घबराइए मत, बच्चे को रेस्ट करने दीजिए, रिकवर करने दीजिए। 1.5 दिन 2 दिन नो एंटीबायोटिक, नो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, किसी भी तरह का कोई उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन नहीं दी गई। 1.5 महीने तक माता पिता घबराए हुए थे, तो कहा आप आराम से बैठो, कोई परेशानी नहीं है, जस्ट रिलैक्स। बच्चा 1.5 दिन में 2 दिन में अपने आप रिकवर कर गया। उस बच्चे की उम्र कितनी है? 3.5 साल। और बच्चा अपने आप में 3 दिन के अंदर अंदर अपने घर में वापस आ गया। डॉक्टर्स तो हमारे देश में भी है, डॉक्टर्स जर्मनी में भी है। जर्मनी वाले ने एक अनकॉन्शियस बेहोश हुए बच्चे तक को, जिस बच्चे को अभी बेहोशी हुई हो, उसको भी एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरीज नहीं दी। और हमारे यहाँ पे बच्चे को केवल एक वायरल हुआ, उसके ऊपर इतनी सारी मेडिसिन दे दी गई। ये सोचने का विषय है। जो वेस्टर्न मेडिसिन को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वो उसको गलत तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ की प्रैक्टिसेस पे क्यों हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर थोड़ी विश्वसनीयता कम हो जाती है? वो इस वजह से हो जाती है। तो ये अगर हमारा चैनल कोई डॉक्टर्स देख रहे हैं तो मैं उनको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे देश के डॉक्टर्स, अमेरिका के अंदर 37% हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, ऐसा डाटा मेरे को सुनने में मिला था। इसका मतलब हमारे पास काबिलियत तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को, पढ़ाई जो हमने करी है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। शायद इसलिए कि पेरेंट्स आए हैं, उनको दवाई नहीं लिखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। हमें थोड़ा सा इवॉल्व होकर वेस्टर्न मेडिसिन भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा, ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, दोनों के अंदर रिस्क था। अब सोचिए, अगर मेरे भाई का अब जो बच्चा था जिसको हमने कहा कि घर में करा, तो हॉस्पिटल वालों ने भी वही था जो हम कर रहे थे। हल्का सा ये होता है जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में रहता है तो हौसला रहता है इंसान को कि यार डॉक्टर हैं तो सही, वो बेचारे समझदार हैं, दे आर एक्सपर्ट्स। हम तो खुद कहते हैं हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। वो चीज़ जो थी मेरी बच्ची को बाहर निकालने में कामयाब हो गई। अगले जो छोटा दूसरा बच्चा था वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। लेकिन ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल्स आर देयर, वी शुड गो देयर, ऐसी कोई अलग बात नहीं है। लेकिन किस टाइम पे किस चीज़ की थेरेपी लेनी, ये बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक रिस्क। अगर हमें ये लगता है कि भैया अगर मेरा छोटा भाई जो है मेरी बात नहीं मानता और लेटर से कहता नहीं नहीं भाई मेडिसिन कौन सी होती है, जाके सीधा वहाँ, तो जर्मनी में तो अलाउड ही नहीं है, आप जाके इंस्क्रिप्शन वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कफ सिरप नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, कुछ नहीं, वहाँ के डॉक्टर ने नहीं लेने दी। तो बच्चा रिकवर होकर 2 दिन में 3 दिन में वापस आ गया ना। अगर वहाँ भी इसी तरीके से अगर हाल होता, एंटीबायोटिक्स भी दे तो सब कुछ दे दो, तो क्या हाल होता बच्चे का। तो जो हमारे जैसे लोगों को तर्क देना पड़ रहा है या आकर लोगों को बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है, दैट इज़ ओनली बिकॉज देयर समथिंग समवेयर रॉन्ग। और ये चीज़ से अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन निकलता है वो ये निकलता है, हम अपने घरों में बेहतरीन भोजन का इस्तेमाल करें। जो मैं तंत्र बता रहा हूँ, 5 सिस्टम्स हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। अच्छा भोजन खाइए, सात्विक भोजन खाइए, किस समय पे क्या खाना है इसका ज्ञान प्राप्त करिए। केवल ऑर्गेनिक फूड खरीदने से कुछ नहीं होगा। अच्छा बिना केमिकल का खाना खाइए, किस समय पे क्या खाना है इसका ज्ञान प्राप्त करिए। पानी कैसे पिया जाता है इसका ज्ञान प्राप्त करिए। ये कुछ कुछ ज्ञान हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। श्रीमान माननीय राजीव दीक्षित जी के माध्यम से ये कितनी नॉलेज हम तक दी गई है जो ऑथेंटिक नॉलेज है। ऐसी चीज़ों का पालन करें। उसके बाद में नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, जो 3 कॉन्सेप्ट है इनको ज़रूर लगा कर चलें। जब इससे हमारे जैसे कुछ 100 200 500 लोगों को फ़ायदा हो पा रहा है तो आपके घर में भी फ़ायदा आएगा। और कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में थोड़े थोड़े रूप में करते रहिए। जब बच्चा बीमार होगा अगर तभी हल्दी का काढ़ा बनाकर पियोगे तो समझ में नहीं आएगा वो कैसे काम करना है। लेकिन जो व्यक्ति हर रोज़ उसके घर में, जैसे हमारी दादी नानी, वो अपने घरों के अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे, कलौंजी का इस्तेमाल करते थे, सारी औषधियों का इस्तेमाल करते थे, तो खुद ही पता चल जाता था कितनी मात्रा में क्या करनी है। तो ये मत सोचिए कि दीज आर मेडिसिन्स, लेकिन ये हमें बहुत सारे असाध्य रोगों से बचा सकता है। कलौंजी के बारे में बोला जाता है मौत से अलग, अगर कोई इंसान मरा नहीं है ना तो मरने वाले इंसान तक को वापस ले आती है वो। किसी व्यक्ति ने अगर कहा होगा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा।
लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे भी नहीं पता है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। लेकिन अपने घरों के अंदर अगर हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो कल को चीज़ें दिक्कत में नहीं आएंगी। और कभी अगर हल्की सी थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी जाए तो आयुर्वेद के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, उसको और अभ्यास में लाना चाहिए। रिसर्च केवल हमारा काम नहीं है, आप भी अपने घरों में थोड़े थोड़े स्तर पे शुरू करिए। अगर आप ये रिसर्च नहीं करोगे तो क्या करोगे? डॉक्टर्स के पास जाओगे ना। तो डॉक्टर्स के पास जाके क्या बच रहे हैं? क्या कोरोना हुआ तो क्या कर लिया डॉक्टर्स ने? कुछ नहीं कर पाए। जिन लोगों के घर में अच्छा खाना खा रहे थे, अब मेरे घर के अंदर हल्दी के काढ़े की मेरे को नॉलेज थी, तो मेरा परिवार जब 4 लोग बीमार हुए तो हमें तो डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चुपचाप करके निकाल लाए ना। जिसमें एक पेशेंट तो ऐसा था जिसका किडनी का भी हालत ख़राब है। मैं कितनी बार एग्जाम्पल देता हूँ अपनी सासू माँ की, हार्ट का प्रॉब्लम उनको है, किडनी का उनको है। आज आप देखेंगे और उनकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आप ये पूछेंगे, मैडम आप जिंदा कैसे हो? 5 साल से जिंदा है, और ना केवल जिंदा है, हट्टी कट्टी आराम से घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने केवल डोर जो है वो डॉक्टर्स के हाथ में, मेडिसिन के हाथ में नहीं दी। हमने समझने की कोशिश की कि हमारे रोगी को समस्या क्या है, हम क्या क्या उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, इसमें करिए। थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन रिस्क लीजिए। अगर ये हल्का सा रिस्क हम नहीं लेंगे तो दूसरी तरफ जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल दिया है, आज उस बच्चे की 2.5 साल के बच्चे की इम्यूनिटी डाउन हो गई है, मुझे बताइए उसको रिकवर करने वाला कौन है? ना उनके माता पिता को अब गाइड करने के लिए डॉक्टर बचा है, ना हमारे जैसे व्यक्ति पे उसको बेचारे को विश्वास नहीं है। और करे भी क्यों? कोई बात नहीं, वो बात ठीक है। आयुर्वेद है चारे के पास, वो जाता नहीं है। होम्योपैथिक वाले के पास जाता है तो कहता है मुझे 5 दिन में रिजल्ट चाहिए, और उधर डॉक्टर से बच्चे की इम्यूनिटी खत्म। तो सोचिए कितना गंभीर काम चल रहा है इस वक्त। तो जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं वो बुरी नहीं है, हम उसमें आराम आराम से रिसर्च करके आगे चलें, ऐसा मेरा निवेदन है। एक और एग्जाम्पल और थोड़ा सा देता हूँ जिसमें आपको, क्योंकि हाल ही में हमारे साथ घटती हैं ये चीज़ें, तो थोड़ा सा इनसे अनुभव हम लोगों को, सीख जो है वो गेन करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे स्टोर पे मनोज है, मैनेजर हैं, बहुत लोग जो हमसे संपर्क करते हैं उन्हें पता होगा। तो मनोज जी का बेटा जो है वो कितना, 1 साल का, मुश्किल से छोटा सा ही 1 साल का है। अब सर्दी ज़ुकाम हुआ तो जाहिर सी बात है वो हमसे पूछ रहा है, वो कह रहा है सर्दी ज़ुकाम में क्या करें, उसको खुद भी पता है। तो सर्दी ज़ुकाम में हमने आपको क्या करा कि अमृत धारा को, वाक्षी जो पॉलिसी आपको बताती है, तरीका बताती है, क्या बताती है? अमृत धारा लो छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे जब अंगूठे पिएंगे तो नाक तो बंद है, सांस लेंगे नहीं, और अंगूठा पिएंगे, सांस आ नहीं रहा नाक से, तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, पूरी रात खुद भी परेशान, माता पिता भी परेशान। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला? अमृत धारा हल्की सी हम उंगली पे लेते हैं, 1 ड्रॉप अपनी नाक पे पहले लगाते हैं, अपनी नाक पे लगा के सीने पे ऐसे रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि जिस चीज़ को आप सीधा बच्चे पे इस्तेमाल करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे इस्तेमाल करनी है। 100% सेफ है अमृत धारा, किसी को भी तकरीबन नुकसान नहीं कर सकती, चाहे पी लो, चाहे निगल लो, चाहे कुछ कर लो। बात समझ गए? अमृत धारा बिल्कुल सेफ है। तो मनोज को ये बताया गया था और उसको भी पता है, वो भी आपको यही प्रमोट करता है कि इतनी सी लेनी है, नाक पे ऐसे लगानी है, पहले माता पिता लगाएं, एक बार देखिए पोटेंसी क्या है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में छोटे बच्चे को लगानी है 1 साल को। अब मनोज जी ने क्या कहा, मनोज जी के दिमाग में कहते यार अमृत धारा तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है। उन्होंने ज़्यादा मात्रा में ले ली, खुद के ऊपर लगाई नहीं है, सीधा बच्चे के नाक पे लगा दी। अब बच्चा है 1 साल का, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है बच्चे की। अब इतने सॉफ्ट स्किन पे बच्चे की एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, और ऐसे लगा दी सीने पे, और उसने सोचा अमृत धारा ज़्यादा लगाऊंगा तो और बढ़िया, उसकी पीठ पे भी लगा दी। अब अमृत धारा के अंदर क्या है? मेंथोल है, कपूर है, साथ में अजवाइन है, 3 चीज़ें हो गई जी। अब ये अलग तरीके से सेंसिटिविटी भी शो करेगी, ठंडक भी शो करेगी। इसीलिए कहा जाता है पहले खुद लगाओ थोड़ी सी, ताकि अनुभव हो। खुद लगाई, हमारी स्किन तो फिर भी हार्ड है, तो सोचो बच्चे की स्किन तो सॉफ्ट है। अब बच्चे को लग रही है ना, अब बच्चा छोटा है 1 साल का, वो तो बता नहीं सकता। वो बच्चा जो है चिल्ला रहा है, वो चिल्ला किस ले रहा है, उसको नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कभी ठंडक लग रही है, कभी हल्की सी गर्मी लग रही है, एक अलग सी प्रिकली सी एक वो आ रही है सेंसेशन, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे शरीर के ऊपर। ऊपर से आपने इतनी अधिक मात्रा में लगा दी। अब बोलिए पूरे घर वाले गालियाँ किसको देंगे? मनोज को नहीं देंगे, आप समझ रहे हैं? वो गालियाँ देंगे इसको, अमृत धारा को। ये तूने क्या लगा दिया जहर, जिसके कारण मेरे बच्चे के अंदर ये हो गई। क्योंकि बच्चा भाई बच्चे को आपने 2 घंटे, अब वो हटेगी कैसे? वो गर्म पानी के थोड़ा सा कपड़े से लेके साफ़ करनी चाहिए, वो भी नहीं कर, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लगा दी, बहुत ज़्यादा, और कंट्रोल में नहीं आ रही है। छोटा सा बच्चा है, सेंसिटिव स्किन है। अब बच्चा जो है 1 घंटे तक रो रहा, 2 घंटे तक रो रहा, रात को 11 बजे है। अब मनोज जी हमें फ़ोन ना करें कि भैया ये सो रहे हो, मेरा फ़ोन साइलेंट पे है, तो अब करें क्या? वो डॉक्टर के पास लेके भागे। अल्टीमेटली तो देखो बचाते डॉक्टर ही हैं, चाहे हम कुछ भी बोल लें डॉक्टर्स के पास में, डॉक्टर हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और हमेशा हम उनकी तारीफ़ करते रहेंगे। क्योंकि चाहे पतंजलि के गुरु जी को भी कभी कोई दिक्कत आए, वो भागेंगे डॉक्टर के पास ही। तो हम आयुर्वेद में जितने भी हम अपनी तार्किक शक्ति पे बताते हैं, हमारी एक लिमिट है,
और डॉक्टर्स दे आर एक्सपर्ट्स, कम से कम इमरजेंसीज़ में जो चीज़ वो टैकल कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए देश के अंदर बहुत सारे, विश्वरूप रॉय चौधरी जी हैं, बहुत लोग हैं जो डॉक्टर्स के बारे में गलत बोलते हैं। मैं कभी नहीं इस तरह से कहता, और उसका रीज़न ये है कि हम लोगों के हाथ में, ठीक है हम जो कह रहे हैं बात तार्किक शक्ति पे थोड़ी ठीक हो सकती है, लेकिन वी कैन नॉट रिप्लेस डॉक्टर्स। और वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस ज्ञान के हम बात कर रहे हैं हम उसके अंदर अभी तक एक्सपर्ट्स नहीं हुए हैं, उस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई है, और जो उनके पास में वो कहीं काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कंट्रोल करने के लिए अच्छी हैं। तो वो भागे रात को कहा डॉक्टर के पास में, मनोज जी अपने बच्चे को लेकर। अब जब डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं किया। 1 घंटा 2 घंटा था, बच्चे को थोड़ा सा वो करा, कहते क्या लगा दिया इस पर, उसने कहा जी अमृतधारा लगा दिया। अब डॉक्टर को खुद नहीं समझ में आ रहा अमृतधारा क्या लगा दी तुमने, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तो डॉक्टर तो गरिया रहे हैं उनको कि तुमने, किसने कहा है बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन उल्टे करने को। अब मनोज जी का बेचारे की हालत ख़राब, मनोज जी आके खुद अमृतधारा को कल अगले दिन गालियाँ दे रहे हैं। सुनिए, वही अमृतधारा मेरी बच्ची को बाहर निकालने में मदद कर रही है, वो गलत हो गई यूज़। अब वो हो रहा है, अब है कुछ भी नहीं, नुकसान बच्चे को कुछ नहीं है, लेकिन पूरी रात की भागा दौड़ी हो गई। डॉक्टर ने वहाँ रखा। इतने में क्या हुआ कि जब डॉक्टर के पास गए आए 2-3 घंटे है, क्योंकि उसका इफेक्ट 2-3 घंटे तक वो बच्चे के ऊपर रहने वाला है। एक बच्चों की बेचारों की आदत होती है, अगर किसी को 1-1.5 घंटा बच्चा रो रहा है तो वो चुप भी नहीं होगा, फिर वो बोलता रोता रहेगा जब तक उसके अंदर शरीर में एनर्जी है, और छोटे बच्चों में एनर्जी होती है अच्छी खासी। 3-4 घंटे बच्चा अच्छे से रोया, डॉक्टर ने कुछ खास ऐसा किया नहीं, हल्का सा उसके ऊपर से हटाया, समझने की कोशिश करी, भाई ये क्या दिया है तुमने, अमृतधारा अच्छा पड़ा होगा, उसमें मेंथोल लिखा है, कहता है इसमें कोई नुकसान तो होना नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, चलो बच्चे को स्वैब वगैरह करके साफ़ करके 2-3 घंटे में वापस ले आए, ठीक हो गया। तो एक तरह की पूरी रात की भागा दौड़ी हो गई है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, एक उधर वाले बच्चे का, एक हमारी बच्ची का, एक मनोज जी का। रिस्क तीनों जगह पे है। उधर जो एक्सट्रीम एलोपैथी पे जा रहा है उसको भी रिस्क है, इधर जो जा रहा है पूरा जीव अमृतधारा को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है उसमें भी रिस्क है। ये रिस्क हर जगह पे रहने वाले हैं। हमारा मन करता है कि 100% कोई गारंटी दे दे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन ये 100% गारंटी धरती पे कोई नहीं देने वाला। जब मनोज ने अपने बच्चे को अमृतधारा लगाई है वो भी 100% गारंटी नहीं देने वाला कि ठीक हो जाएगा। जिस बच्चे ने, जिस माता पिता ने, मेरे दोस्त ने, जो एलोपैथी के अंदर आज 13 दिन के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती है केवल सर्दी ज़ुकाम के कारण, उसको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि बच्चा कैसे रिकवर होगा। एक चीज़ जो बीच का रास्ता हमारे पास बनता है, जो शायद हमें थोड़ा बचाने में मदद कर रही है, वो ये कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने तर्क का इस्तेमाल करते हुए, चीज़ों को जानते हुए अपने घर में औषधियों का इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शंस नहीं है। अगर हम उधर भी चले जाएंगे तब भी नुकसान है, इधर भी पूरे चले जाएंगे तो भी नुकसान है। बैलेंस अप्रोच रखते हुए, संतुलन अप्रोच रखते हुए, बजाय कि इस चीज़ को कि अमृतधारा को गाली देने से क्या होगा, तो कोई फ़ायदा थोड़ी है, तो क्या करोगे अगर अमृतधारा नहीं दोगे, बच्चे को जुकाम है तो कब सिरप पिलाओगे, कब सिरप पिला लो, उससे बेड़ा पार हो जाएगा क्या बच्चे का, नहीं होगा, ऑप्शन नहीं है ना। तो इसीलिए ऑप्शन ये अच्छी है कि अमृतधारा को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी लेके थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज़ करें। कल को हम भी दादा दादी बनेंगे, तब बच्चों को अगर हम सही मात्रा में सही चीज़ का इस्तेमाल बता पाएंगे तो बचा पाएंगे देश को। तो ऐसा मेरा है। एक किसी के साथ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो पहले की वीडियो में दी थी मैंने, मैं दोबारा दे रहा हूँ। कोरोना हुआ, सारी मेडिसिन फेल हो गई, कोई मेडिसिन नहीं थी। सरकार तक को क्या कहना पड़ा टेलीविज़न पे आके कि भैया एक काढ़ा बनाओ। उस काढ़े में क्या डालें, हल्दी डालो, काली मिर्च डालो, लौंग डालो, बोला था ना सरकार ने, आया था ना वो एक एडवर्टीजमेंट। तो सरकार तक ने क्या बोला, भैया इस पर दवाइयाँ काम नहीं करेगी, तो क्या काम करेगी, कुछ तो बताओ क्या खाएं। कहते तुम काढ़ा पियो। गर्मी का सीज़न था, काढ़ा सरकार प्रमोट कर रही थी। काढ़े में प्रॉब्लम नहीं थी, उस काढ़ा को कितनी मात्रा में यूज़ करना है इसमें प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको उस काढ़े से पीने पे, मेरा परिवार उस समय पे उस काढ़े को पी के बाहर निकला है, डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि हमें पता था हल्दी का काढ़ा कैसे बनाना है। बाकी लोग जिन्होंने कभी उससे पहले हल्दी के काढ़े का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने दबाकर पिया इसको, क्या हो गया, ब्लीडिंग तक हुई है, पाइल्स हुए हैं, आपके इंटरनल ब्लीडिंग तक हुई है हल्दी के काढ़े को, उसको जो गर्म काढ़ा पी पी के लोगों को। और ये फैक्ट है, आप जाके चेक करो। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये नहीं है कि काढ़ा ना पियो, सॉल्यूशन ये है कि काढ़े को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आज घर में इस्तेमाल करने लगो, ताकि कल को घर में जब इमरजेंसी आए तो हम समझ सकें कि भाई ये इस्तेमाल हो के, इसको इस मात्रा से ज़्यादा मत इस्तेमाल करना। और जब अगर कभी इमरजेंसी में एकदम ही नई चीज़ पे अपना हाथ डाल दोगे तो फिर वो थोड़ी दिक्कत भी करेगी। आयुर्वेद में एक अच्छी चीज़ ये है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, मैक्सिमम केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं। तो होम्योपैथी, आयुर्वेद, इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने घरों में इस्तेमाल करना शुरू करें। नायाब साइंसेस हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, जो जानकारी हम तक है हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करके बहुत सारे लोगों को रोगी होने से शायद हम बचाने में कामयाब भी हो जाएं। भारत वंदे मातरम।